आज हम लोग समझेंगे कि हैव और हैज को मेन वर्ब के रूप में हम कैसे यूज करते हैं। एक्चुअली हैड के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम अभी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही हम स्ट्रक्चर कंप्लीट किए हैं। जब हम पास्ट का कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेटली हम हैड के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन आज हम ये पढ़ते हैं कि हैव और हैज का यूज मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है। हाँ, फिर आप दोबारा इसको सुन लीजिए क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, ये कहना ही बिल्कुल गलत होगा कि हैव और हैज हमेशा एक्चुअली वर्ब ही होता है। ये होता है लेकिन किस केस में होता है ये आपको समझना पड़ेगा। जब हैव और हैज सेंटेंस में किसी मेन वर्ब को हेल्प कर रहा हो तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होता है। लेकिन अगर ये किसी वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा, सेंटेंस की पूरी जिम्मेवारी इस वर्ड्स के ऊपर खुद होता है तो डेफिनेटली ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं, ये मेन वर्ब कहलाता है। तो हम कुछ एग्जांपल के साथ पहले इसको अच्छी तरह समझते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है उन लोगों के पास 10 किताबें हैं। उन लोगों के पास, तो डेफिनेटली कहां से सेंटेंस चालू होगा? उन लोगों मींस दे, और दे के साथ हम क्या लगाएंगे? दे प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे? हैव। दे हैव 10 बुक्स। उन लोगों के पास 10 किताबें हैं। तो डेफिनेटली यहां हैव जो है किसी भी मेन वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा, ये खुद ही सेंटेंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर रखे हुआ है। अगर हम इसको हटा देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग ही कुछ नहीं है। तो दे हैव 10 बुक्स, उन लोगों के पास 10 किताबें हैं। तो ये किसी और वर्ब तो हेल्प नहीं कर रहा, यानी सेंटेंस का जो एक्शंस है ये पूरा अपने ऊपर ले रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर हैव क्या हो जाएगा? ये मेन वर्ब होगा। यानी एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तब हेल्पिंग वर्ब कराता है जब सेंटेंस में वो किसी मेन वर्ब को हेल्प कर रहा हो। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि जब अगर वो किसी से मेन वर्ब को हेल्प ही नहीं कर रहा है, यानी मेन वर्ब का काम वो सेंटेंस में खुद कर रहा है, अगर उसको हटा दिया जाए सेंटेंस की कहानी ही खत्म हो जाएगी, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। तो डेफिनेटली इस केस में दे हैव 10 बुक्स, यहां ये एक्चुअली वर्ब का काम नहीं कर रहा, क्या चीज का काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब मुझे लगता है कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा है गीता के पास एक कलम है। इसका हम देखते हैं इंग्लिश क्या होता है। तो गीता, तो पहले हम लिखेंगे गीता हैज अ पेन, यानी गीता हैज अ पेन फॉर यू। हम आगे जितना भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा के और भी लंबा बना सकते हैं, लेकिन गीता हैज अ पेन इसका मतलब हुआ कि गीता के पास एक कलम है। तो इसमें भी हैज जो है किसी भी एक्चुअली मेन वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा, इसीलिए हम इसे एक्चुअली वर्ब नहीं कहेंगे। हाँ, ये होता गीता हैज गिवन मी अ पेन, तो गिवन वर्ब को हेल्प करने के लिए हैज का इस्तेमाल होगा, उस केस में जाकर के ये एक्चुअली वर्ब बनेगा। लेकिन यहां इसको एक्चुअली वर्ब करना बिल्कुल ही गलत होगा। दैट इज वाई वी मस्ट थिंक दैट without knowing and without looking the position of a word in a sentence, it is not possible to classify the parts of a speech of the words. किसी भी वर्ड्स का हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बिना उस वर्ड का पोजीशन सेंटेंस में जाने बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, बिकॉज अ वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक वर्ड को हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये लग गया, यहां पर इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि हैव कब बनेगा एक्चुअली वर्ब और कब बनेगा मेन वर्ब। अगर यहां ये बिल्कुल क्या है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है? मेन वर्ब है। यहां हैव क्या है? हैव यहां पे ये भी मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसको हम एक्चुअली वर्ब बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं हम कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है, तोहफा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिफ्ट। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसमें जो है हैव या हैज मेन वर्ब का काम करता है कि एक्चुअली वर्ब का। तो मेरे पास तुम्हारे लिए, तो डेफिनेटली आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। तो डेफिनेटली ये हैव भी जो है किसी भी दूसरे वर्ड को हेल्प नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ये भी इस सेंटेंस में क्या है? ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं दूसरे जगह, अगर मैं इसको अगर यहां पे ये लिखूं सी हैज
गिवन मी अ पेन। तो डेफिनेटली अब ये हैज मेन वर्ब है, लेकिन ये हैज यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां एक्चुअली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेकिन यहां पर ये क्या है, ये मेन वर्ब है। दूसरा, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। लेकिन अगर हम इसको यहां पर एक और एग्जांपल बनाए कि जैसे आई हैव टेकन अ बुक, अब ये यहां पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसको यहां पर मेन वर्ब नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आप डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, जब तक ये वर्ब्स किसी दूसरे वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा हो तब तक ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंटेंस में किसी और वर्ब को हेल्प करने का काम करता है, लेकिन जब नहीं करता तो इसको हर एक टाइम हैव या हैज को मेन वर्ब कहना बिल्कुल ही गलत होगा।